आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर, और आपको याद दिलाते चले प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसाले। और हमारे इस प्रोग्राम के दौरान हम देश दुनिया के कुछ मामला पर नज़र रखते हैं। फ़िलहाल आज का मुद्दा जम्मू कश्मीर का ही मामला है, और जम्मू कश्मीर की कुछ बड़ी बड़ी खबरों से आपको बाखबर करते हैं, और अभी क्या कुछ दुनिया में चल रहा है उससे आपको लेटेस्ट अपडेट कराते चलें। लेकिन सुबह सुबह आपको मालूम होगा, ट्विटर पर अगर हूँ तो आपने सुबह सुबह ट्वीट भी देखा होगा। यूजुअली वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लोग फॉलो करते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म को फॉलो करने वालों को सुबह सुबह मालूम हुआ कि आज वज़ीर-ए-आज़म सेहत का पूरा ख्याल रखे हुए, और सेहत का ख्याल रखते हुए उन्होंने आज जो अपनी मन की बात का हवाला देते हुए बताया कि ऐलान जंग हो चुका है, और ये ऐलान जंग मोटापे के खिलाफ, ओबेसिटी के खिलाफ हो चुका है। और साथ में वज़ीर आला ने मुल्क की 10 बड़ी शख्सियात को इसमें टैग भी किया, और इन 10 शख्सियात में मुल्क में वो शख्सियात हैं जो कहीं ना कहीं कारोबार, खेल या फिल्म या दूसरे मुख्तलिफ मकतबाई फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। और उन्होंने इस ट्वीट में बताया कि मोटापे के ख़िलाफ़ जंग जो इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन इस सब में एक दिलचस्प कहानी थी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को भी उन्होंने टैग किया था। ये पहली बार लगभग हुआ उमर अब्दुल्ला को उन्होंने इस ट्वीट में टैग किया था, और उमर अब्दुल्ला को टैग में ट्वीट करना साफ जाहिर है कुछ ही पलों बाद उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन आया। और ये भी देखने को मिला कि उमर अब्दुल्ला ने फ़ौरन वज़ीर-ए-आज़म को रिटैग करते हुए इस पे लिखा कि बड़ी खुशी हुई, और उम्मीद का इज़हार करते हैं कि मोदी ने जिस तरह से मोटापे के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की है, वो हमारे कई मसाइल जो है जिनमें हमारा ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल हैं उनसे दूर, उनसे हमें परेशानी जो होती है वो कम होगी। और वज़ीर-ए-आज़म के इस ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि दिल की बीमारी हो या डायबिटीज़, D&D, दिल की बीमारी या डायबिटीज़ या सांस लेने की दुश्वारी, ये सब लगभग बड़ी बीमारियां जो हैं मोटापे से जुड़ी हैं। तो आइए इस मोटापे के खिलाफ हम सब इकट्ठे हो जाएं। ये उमर अब्दुल्ला का रिट्वीट था। बड़े दिनों बाद उमर अब्दुल्ला और वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट रीट्वीट का मामला, और सियासी हलकों में या यूजुअली कश्मीर है, और कश्मीर में इस पर बहस हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बहुत से दिनों से बातें चल रही हैं। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि उमर साहब कोशिश करते हैं कि दिल्ली के साथ जो रिलेशन हैं वो बेहतर हो जाए, और PDP ख़ास तौर पे सबका जिक्र करती रहती है। गली महफिल नुक्कड़ पे हर जगह PDP का हवालदार हो या जमादार, ये बात बता ही जाता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की है, वरना क्यों उमर साहब करते। और आज भी ये बहस था शहर में, ख़ास तौर पे PDP और दूसरी अपोजिशन जमातों के हल्कों में, कि फटाफट जवाब देना, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। आखिर किसकी पर्दादारी है, न यह हम जाने न तुम जानो, ये वही जाने जो सियासत के बड़े लोग हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको बताते चले सियासत में इंतखाबात, और फिर साल बाद, 20 साल बाद पुरानी कहानी थी, लेकिन अब की बार 7 साल बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के बाद जो लोकल लेवल के लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात होते हैं, जिन्हें हम पंचायत या बल्दियाती इंतखाब कहते हैं, वो होने जा रहे हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर इसके लिए तैयारियां भी कर रहा है, और बताया जाता है कि फ़ाइनल वोटर लिस्ट जो है 20 मार्च को जारी की जाएगी, और इंतखाबी मवाद जो ख़रीदा जाएगा उसके हवाले से भी बाज़ाब्ता तौर पे मांग बढ़ी है। एक टेलीविज़न चैनल ने इन दस्तावेज़ात तक रसाई भी हासिल की है, और इसमें कंपार्टमेंटिंग एंड नॉन कंपार्टमेंटिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। बताया जाता है कि ये मवाद जो है 11 मार्च तक मुकम्मल खरीदारी का जो मामला है वो मुकम्मल किया जाएगा, और फिर ये पैनल जो है सरकार का ये अपनी रिपोर्ट भी बंद कर देगा। 2018 में पंचायती इंतखाबात जम्मू कश्मीर में हुए थे, और तब पंचायती इंतखाबात में 27,000 से ज़ायद पंच और सरपंच मुंतखब हुए थे। 2020 में 20,000 के 12,000 से ज़ायद जो है ऐसे लोग मुंतखब हुए थे।
اب باضابطہ طور پہ براہ راست انتخابات میں شامل ہو رہی ہے، تاہم جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ کے نام سے ترازو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا چناو نشان ہوا کرتا تھا، انتخابی نشان ہوا کرتا تھا، اور یہ جماعت اسلامی انتخابات میں کیا واقعی میں آ رہی ہے؟ ڈائریکٹلی جماعت اسلامی کا جو بڑا کارکن تھا، جو بڑا رکن جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے، کیا وہ اس انتخابی محاذ میں حصہ لے گا؟ ابھی اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، لیکن سیاسی حلقے اس پہ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے رائے دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بس یہ دکان جو ہے نئی دکان نہیں ہے تو پرانی دکان، لیکن ان اور دکانوں میں یہ ایک دکان اور صحیح، اور اس دکان کے پیچھے بھی کچھ اور لوگ ہیں۔ کچھ لوگ اس نظر سے دیکھیں، کچھ لوگ جموں کشمیر اور خاص طور پہ کشمیر وادی کے کچھ ان لیڈران کا حالیہ دلی دورے کا حوالہ بھی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ بڑے لوگ دلی گئے ہیں، بات چلی ہے تو بات دلی چلی ہے تو دلی سے دکان سج کے آ رہی ہے۔ واقعی میں ایسا جماعت اسلامی انتخابات میں حصہ لے گی یا نہیں لے گی، یہ وقت ہی بتائے گا۔ براہ راست انتخابات میں حصہ لے گی یا نہیں لے گی، کیونکہ جماعت اسلامی 1987 میں 4 سیٹیں جیت چکی تھی۔ سوپور سے تب شہید علی شاہ گیلانی انتخابات جیتے تھے، اور پھر اننت ناگ ہو، کولگام ہو، یا ایک اور نشست بھی تھی، وہاں سے بھی جماعت اسلامی مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے نام پہ تب انتخابات لڑی تھی۔ لیکن ادھر سیاسی جماعتیں اس پہ اپنا رد عمل بھی دے رہی ہیں، اور بہت سی سیاسی جماعتیں اس پہ رد عمل دیتے ہوئے یہی بتا رہی ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس سے ہر پارٹی کو، ہر شخص کو حق ہے کہ وہ استعمال لے سکے۔ جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری آج جموں خطے میں تھے، اور جموں خطے میں کچھ پروگراموں کے دوران میڈیا نے ان سے سوال بھی پوچھا، اور ان سے سوال پوچھتے ہوئے پوچھا کہ کیا جماعت اسلامی کے انتخابات میں حصہ لینا اور اس پہ کیا ان کا رد عمل ہے؟ تو سریندر چودھری نے اس پہ اپنا رد عمل دیتے ہوئے بتایا کہ ہر کسی کو یہ اپنی جماعت کا، اپنے پولیٹیکل پروسیس کا شروع کرنے کا یا حصہ لینے کا برابر کا حق ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ خوش آئند فیصلہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلے جموں میں آج مرحوم شیخ نذیر احمد کی برسی کی تقریب تھی، جہاں پہ نیشنل کانفرنس کے بڑے لیڈران تھے، اور یہاں پر بھی سبھی لیڈران میں سے سریندر چودھری سے جب میڈیا نے پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، فاروق عبداللہ بھی ہے، سریندر چودھری بھی ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے ایم ایل اے حضرات یا پارٹی کی دوسری لیڈرشپ ہے، اور مرحوم شیخ نذیر احمد کو خراج عقیدت ادا کریں انتخابی محاذ کے حوالے سے سریندر چودھری سے بات کی۔ ذرا سنیے گا سریندر چودھری کیا بتا رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں جموں میں تھا تو لہٰذا اسی سلسلے میں ایک شردانجلی پروگرام تھا، اور لوگوں کو، اپنے ورکروں کو ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ پارٹی کو مضبوط کریے، اور جو ہمارے لیڈروں کے بتائے ہوئے راستے ہیں ان راستوں پہ چلیے، اور پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ آج جموں کشمیر میں امن سرکار جو بنی ہوئی ہے، یہ وہ سرکار ہے جن کو ایک ٹوٹا پھوٹا ایک اسٹیٹ ملی ہے، اور جس میں ایک بگڑا ہوا نظام ہے، اور ایک سسٹم کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس میں پارٹی کے جو ہمارے ورکر ہیں، کاریہ کرتا ہیں، ان کے بھی سہیوگ کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اسی یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی اور ہم نے بھی کہی، اور ورکروں نے بھی یہ وشواس دلایا کہ ہم اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے۔ دیکھیے، جہاں تک جماعت کا تعلق ہے، اگر انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے، اچھا فیصلہ ہے، دیر آئے لیکن درست آئے، اور اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ نیشنل کانفرنس کے لیڈر شہر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب سے لے کے، محاور مہربان سے لے کے، شیخ نذیر صاحب سے لے کے، ڈاکٹر صاحب سے لے کے، اور آج عمر عبداللہ صاحب کے ساتھ ٹائم تک ہماری بھی کوشش ہے کہ جموں کشمیر کو مضبوط کیا جائے، اور ہندوستان کی ڈیموکریسی کو مضبوط کیا جائے، اور ہندوستان کو مضبوط کیا جائے۔ تو لہٰذا ان کا یہ جماعت اسلامی کا فیصلہ لینا دیر آئے درست فیصلہ ہے، یہ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری بتا رہے تھے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں، جماعت اسلامی کا انتخابات سے دور رہنا 1996 کے بعد کہیں نہ کہیں پی ڈی پی کے لیے فائدہ مند بتایا جاتا رہا ہے، اور اکثر سیاسی حلقوں میں یہ بات گشت کر رہی ہے کہ جماعتی ووٹر نے انتخابات میں زیادہ تر پی ڈی پی کو سپورٹ کیا ہے۔ ان انتخابات میں، پچھلے انتخابات میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اب کی بار ایسا نہیں ہوا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ رب بھی جانتا ہے۔ تاہم آج پی ڈی پی سے بھی اس بات پر بات کی گئی۔ اقبال ترنبو پی ڈی پی کے سینئر لیڈر ہیں، ان سے آج سری نگر میں پوچھا گیا کہ جماعت اسلامی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہیں انتخابی محاذ میں آ رہی ہے تو اس پہ ان کا کیا رد عمل ہے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ انتخابات لڑنا غلط نہیں ہے، لیکن دلچسپ یہ ہوگا کہ واقعی میں جماعت اسلامی کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ان انتخابی محاذ میں ان کا سپورٹ کرتی ہے، یا یہ صرف کوئی گروپ ہے وہ انتخابات۔ فی الحال انہوں نے بتایا کہ ایسا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ ہمیں سب سے ویٹ کرنا پڑے گا اسٹال بارٹس یا ہیوی ویٹس آف بی جے پی یا جماعت اسلامی، وہ اس پہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ اور واقعی میں یہ جو لوگ ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ اب بھی وابستہ ہیں، یا
कुछ और बात भी है। ये इकबाल तंबू का बयान था, लेकिन रफ़ी मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आज उनसे भी पूछा गया कि उनका क्या रद्द-ए-अमल है। रफ़ी मीर ये अपनी पार्टी के लीडर हैं और रफ़ी मीर से जब बात की गई तो उनने यही बताया कि इस मामले में फ़िलहाल कोई बात कहना कब्ल अज़ वक्त होगा और किसी भी तंजीम का सियासी अमल में हिस्सा लेना वो उनका एक आईनी हक है, लेकिन ओवरऑल हमें देखना है कि क्या ये सियासी अमल में हिस्सा जो है इसके पीछे की क्या कहानी है। रफ़ी अहमद मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर, उनसे आज बात की गई और इसी मुद्दे को साथ लेकर सियासत में ये गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है कि वाकई में जम्मू कश्मीर में सियासत जो है उसमें ये नया, क्योंकि अक्सर तौर पे कश्मीर में देखा गया है कि कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक बूम है। कश्मीर में हर गली नुक्कड़ पे कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो 2 आदमियों की पार्टी है या 200 आदमियों की पार्टी है, लेकिन पार्टी है। उसके बरक्स जम्मू में आप ऐसी कोई पार्टी नहीं देखेंगे। इंतखाबी महाज में अगर कोई आता है, 2-3 जो बड़ी पार्टीज़ हैं, उसके अलावा अगर कोई और इंतखाबात में आता है तो बतौर आज़ाद उम्मीदवार है, लेकिन कश्मीर में इसका मुख्तलिफ भी है। और अब ज़रा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आज एक बार फिर इस बात का इहादा किया कि उनके सामने कई चैलेंज हैं, ताहम उन्हें मैंडेट 5 साल का मिला है। और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने बताया कि 5 साल के इस टेन्योर के दौरान वो जम्मू कश्मीर की आवाम के मसाइल को हल करेंगे। यूटी का तज़किरा भी उन्होंने किया और बताया कि इन मसाइल में हल करने में अगर कहीं रुकावट है तो सबसे बड़ी रुकावट जो है वो यूटी है और वो इस यूटी के महाज पर कमर बस्ता भी है। ज़रा उमर अब्दुल्ला का सुन लेते हैं। मैनिफेस्टो 5 दिन या 5 हफ्ते के लिए नहीं था, 5 साल के लिए था। अभी हमारा पहला बजट भी पेश नहीं हुआ है। आप इंतज़ार करिए ना, हम जानते हैं हमने लोगों के साथ क्या वादे किए हैं और उनको किस तरह पूरा करना है। और हमने पहले दिन से कहा है जो चीज़ें हम यूटी के ज़रिए कर सकते हैं हम कर लेंगे। और मैं स्टेटहुड के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहा हूँ, मैं बार बार स्टेटहुड पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके लोग परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी का हल एक यूटी में नहीं हो सकता। उसके लिए रियासत का जो है स्टेटस हासिल करना वो बहुत, रियासत का स्टेटस हल कर ले, हम जब तक वो बरहाल नहीं होता है तब तक मसाइल का हल मुश्किल है, यूटी में हल नहीं होते। ये उमर अब्दुल्ला बता रहे थे। और मैंडेट के साथ साथ उन्हें मंशूर की बात भी की। मंशूर 5 साल का दिया है और 5 साल में मसाइल जो हैं हल होंगे। लेकिन आपको बताते चले मैंडेट और मंशूर इन दोनों के बीच में पीडीपी बड़े करारे वार करने पे तुली हुई है। पीडीपी ने आज एक और वार किया और पीडीपी जांच से पहले इस बजट इजलास के दौरान शराब मुखालिफ बिल लाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बिल असेंबली में इंट्रोड्यूस करा चुकी है। उसके साथ ही लैंड रेगुलाइजेशन एक्ट जो है वो भी लाया जा रहा है। उसके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पे पीडीपी के वहीद परा ने एक बिल असेंबली सेक्रेटरीट में जमा कराया है। और आज रेगुलाइजेशन ऑफ कैजुअल डेली वेजेस का बिल भी पीडीपी ने बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर की असेंबली में जमा करवाया है। ये वो 3 बिल हैं जो हम हर आदमी के साथ जुड़े हुए हैं। इन 3 बिल्स पे लगभग कश्मीर डिवीज़न का कोई भी आदमी मुखालफत नहीं कर सकता है, कोई भी एमएलए मुखालफत नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ये तीनों बिल पास हो जाते हैं तो फिर सरकार जो बरसर इक़्तिदार होगी उनके लिए मुसीबतों का एक बड़ा पहाड़ शुरू हो जाएगा। शराब मुखालिफ बिल को लेकर जम्मू कश्मीर में आम तौर पे यही कहा जाता है, सरकारें आम तौर पे यही कही जा रही हैं कि करीबन 200 करोड़ रुपये सालाना की आमदन है। और ये शराब जो है आम आदमी नहीं पीता है, कुछ वीवीआईपी कल्चर है, बड़े लोगों की बीमारी है, तो आम तौर पे इसका कहा जाता है। लेकिन आम लोग अगर देखा जाए तो शराब मुखालिफ बिल पर अपनी राय देते हुए बताते हैं कि ठीक है कोई आम आदमी नहीं पीता है, लेकिन जो वाफर मकदार में बाज़ार में हो तो फिर आम आदमी की पहुंच से जब दूर न हो तो आम आदमी उसको पी ही लेता है, इस्तेमाल कर ही लेता है। इसलिए शराब पर पाबंदी होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे पहले आ जाती है। तो मुस्लिम पॉपुलेशन यही कहती है कि हमारे मज़हब में हराम है, इसलिए इसको हराम बाहर बाज़ार में भी करार दिया जाना चाहिए, असेंबली से हराम करार दिया जाना चाहिए। और यूँ सरकार अगर ये बिल पे कई या ख़ास तौर पे इस असेंबली में कोई इस बिल पे मुखालफत करता है या पास नहीं होने देता है तो फिर उसका भी बेड़ा गर्क हो सकता है, क्योंकि मज़हब का मामला बीच में आ जाएगा। और मुल्क में दुनिया में आजकल मज़हब बहुत ज़्यादा इन मामलात में इस्तेमाल भी किया जाता है। ताहम
नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे फिलहाल चुप्पी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सर एमएलए कहते हैं कि मजबूरी है, सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये पर्दे के पीछे वो कहते हैं फ्रंट लाइन पे फिलहाल ज़्यादा चुप्पी है। लेकिन इसके साथ दूसरा मामला है, वो ज़मीन का मामला, वो रोशनी एक्ट का मामला आपको याद होगा। और रोशनी एक्ट के बाद 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ मामला सामने रखते हुए बताया था कि इस पर बड़ी दागली हुई है रोशनी एक्ट में। अब असेंबली में लैंड रेगुलाइजेशन एक्ट जो है वो जब लाया जाता है तो उससे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट बैंक में एक बड़ी सेंध पड़ सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब तक जम्मू कश्मीर में लैंड टू टिलर के फार्मूले को लेकर सियासत अक्सर करती रही थी और बुजुर्ग लोग उसी फार्मूला को यूज़ भी करते थे। लेकिन अब जो पीडीपी ने लैंड रेगुलाइजेशन एक्ट लाया है, इससे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट बैंक को बड़ी सेंध लग सकती है। और फिर मामला आ जाता है कैजुअल्स एंड डेली वेजर्स का, और पीडीपी लीडरशिप ने कैजुअल डेली वेजर का मामला जो असेंबली में लाया है, उनकी रेगुलाइजेशन का मामला जो लाया है, 60,000 के करीब ये मुलाजमीन, अगर वाकई जम्मू कश्मीर की असेंबली में बिल लाया जाता है, बिल पास किया जाता है, और चूँकि पीडीपी इसके महरिकात या इसके मुतहरिक जमात रहती है, तो फिर वो 60,000 का मामला जो है एक बड़ा सियासी वोट बैंक भी बन सकता है। लेकिन सरकार के लिए इससे बड़ा सरदर्द और कोई शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक इस मामले में दिल्ली जम्मू कश्मीर सरकार की मदद करती है तब तक ये मामला फाइनेंशियली हल नहीं हो सकता है। और जब पैसे का मामला आ जाए तो दिल्ली फ़िलहाल बखीली से ही काम लेती है। तो अगर दिल्ली ने बखीली से काम लिया तो उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए एक बड़ा सरदर्द भी बन सकता है। और यूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे खाई पीछे कुआं, इस सब मामलात में फंसी हुई है। ताहम पीडीपी ने ये मार्का भी बड़े ज़ोर शोर से उठा रखा है। अब देखता होगा कि पीडीपी इस असेंबली इजलास में जब ये बिल लाती है तो क्या वो टेबल हो पाते हैं, उन पर बहस हो पाती है, या यूं ही टाइम न मिलने के बाद इन बिलों को फिर उन्हीं बिल्स की तरह, पिछले बिल्स की तरह रद्दी की टोकरी में डाला जाता है। और फिलहाल आज का दिन भर बस इतना ही। उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, के रब कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।